Focus. Ideate. Innovate. Enable. नमस्कार, सीएनबीसी आवाज पर आप देख रहे हैं बचत, निवेश और आप कोविड स्पेशल। और इस श्रृंखला में लगातार हम ये आपको बता रहे हैं कि इस समय कोविड यानी कोरोना क्राइसिस के चलते जिस तरह से कारोबार पे असर पड़ा है, लोगों की आमदनी पे असर पड़ा है, बाजारों पे असर पड़ा है, आपके निवेश पर, आपके रिटर्न पे असर पड़ा है, उन सबको देखते हुए ये बेहद जरूरी है कि आप जो प्लानिंग कई सालों से कर रहे थे वो गड़बड़ा ना जाए, आपके पर्सनल फाइनेंस की, आपकी प्लानिंग की गाड़ी पटरी से उतर ना जाए। और इसके लिए हम लगातार इस श्रृंखला में आपको निवेश और बचत से जुड़े हुए अलग अलग सवालों के जवाब दे रहे हैं। कृष्ण शर्मा साहब हमारे साथ आज फिर से जुड़ रहे हैं, हमारे एक्सपर्ट जो इस सीरीज में लगातार हमारे साथ हैं। HDFC म्यूचुअल फंड के ट्रेनिंग हेड हैं और ये निवेशकों को ही नहीं, वित्तीय सलाहकारों को ट्रेनिंग देते हैं, सलाह देते हैं, उन्हें सिखाते हैं कि कैसे निवेश करना चाहिए और इस तरह की मुश्किल परिस्थितियों में कहां पर आपकी नजर होनी चाहिए, किन चीजों का खास तौर पे आपको ध्यान रखना चाहिए। शर्मा साहब, स्वागत है आपका इस श्रृंखला में एक बार फिर। नमस्कार। हमने बहुत सारे सवालों के जवाब दिए हैं शर्मा साहब, और आज का हमारा जो मुद्दा है वो है रिटायरमेंट प्लानिंग, जो कि आप कह सकते हैं कि सबसे लंबी अवधि का एक गोल होता है, सबसे अहम भी होता है, क्योंकि रिटायरमेंट प्लानिंग आप उस वक्त के लिए कर रहे हैं जो आप आज की तारीख में कमाई कर पा रहे हैं। जब आप रिटायर हो जाएंगे या फिर आप करना नहीं चाहेंगे, आखिर कितने सालों तक आप मेहनत करेंगे, तो ये चूंकि सबसे दूर की बात है। और देखिए, दूर की चीज आपको धुंधली दिखाई देती है। सबसे जरूरी बात जो मैं आपसे जानना चाहूंगा वो ये कि किस तरह से ये सुनिश्चित किया जाए कि इस वक्त की इस अनिश्चितता के चलते जो प्लानिंग है, जो रिटायरमेंट की योजना है, जो सेविंग है, जो इन्वेस्टमेंट की स्कीम बना रखी है, वो बिल्कुल उसी हिसाब से चलती रहे। बिल्कुल बिल्कुल प्रदीप जी, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और मुझे इस बात की खुशी है इस माहौल में जहां हम गमज़दा हैं कि एक इतनी बड़ी महामारी दुनिया में आई है, और वो ये है कि रिटायरमेंट की ज़रूरत हमें समझ में आ रही है। ये ज़रूरत तो पहले भी थी पर समझ में नहीं आती थी। अमेरिका के एक राष्ट्रपति हुए डेविड आइजनहावर, वो बहुत अच्छी बात कहते थे कि जीवन में जो चीज़ें अर्जेंट होती हैं वो कभी इम्पॉर्टेंट नहीं होती, और जो बातें इम्पॉर्टेंट होती हैं वो कभी अर्जेंट नहीं होती। रिटायरमेंट जीवन का शायद सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्य है, पर यह कभी भी अर्जेंट नहीं होता है, क्योंकि आपको लगता है कि आपके पास में बहुत समय है, इसलिए हमारा ध्यान उसकी तरफ नहीं जाता है। दूसरी बात प्रदीप जी, मैं आपसे कहना चाहूँगा कि कोविड की इस लॉकडाउन ने हमें ये सिखाया है कि इकोनॉमी में कभी भी भारी गिरावट कभी भी आ सकती है, कोई भी प्रोफेशन खतरे में आ सकता है, हमारा कारोबार खतरे में आ सकता है, हमारी नौकरी खतरे में आ सकती है, हमारी आमदनी खतरे में आ सकती है, और शायद इसको वापस लौटने में कुछ सेक्टर्स में समय भी लग सकता है। ऐसे समय में वित्तीय नियोजन करते हुए फाइनेंशियल प्लानिंग का जो महत्वपूर्ण लक्ष्य है वो रिटायरमेंट है। रिटायरमेंट इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि आधुनिक समाज के मानव का जो सामाजिक परिदृश्य है, वहाँ पर सामाजिक, आर्थिक, पारिवारिक वर्जनाएं टूट रही हैं और नई चुनौतियाँ हमारे सामने आ रही है। प्रदीप जी, एक बहुत महत्वपूर्ण बात कहूँगा, 5000 साल के इतिहास में जो हमारा आर्थिक और सामाजिक इतिहास है, दो ऐसी घटनाएं घटी हैं 21वीं सदी में जो शायद पहले नहीं घटी, और हमें उनसे शिक्षा लेने की ज़रूरत है। और ये दो घटनाएं ऐसी हैं जो हमने कभी इतिहास में नहीं देखी। पहली, नेगेटिव इंटरेस्ट रेट, लो इंटरेस्ट रेट या ज़ीरो इंटरेस्ट रेट, और दूसरी, माता पिता का बच्चों पर निर्भर नहीं होना या बच्चों से अपेक्षा नहीं करना कि वो वृद्धावस्था में उनका ध्यान रखेंगे। माता पिता की सेवा करना पुण्य है, ये नीति शास्त्रों में कहा गया है, पर यह विश्वास अब दूर हो रहा है क्योंकि आधुनिक मानव जो है, आधुनिक जो माता पिता है, उनकी सफलता इसी में है कि उनका पुत्र उनसे आगे बढ़े, और जब पुत्र उनका आगे बढ़ता है, पुत्री उनके आगे बढ़ती है, तो उनसे दूर चली जाती है। मानव के जीवन में मोबिलिटी बढ़ी है, परिवार न्यूक्लियर हो गए हैं, आपको अकेले रहना पड़ता है। आपके जीवन की जो सबसे बड़ी चुनौती है वो रिटायरमेंट है, और कोविड-19 में हमें शिक्षा प्राप्त करनी चाहिए। ऐसे माहौल में आपको म्यूचुअल फंड्स के जरिए अगर आप अपनी रिटायरमेंट की प्लानिंग कर रहे हैं तो क्या खास चीजें हैं जिनको ध्यान में रखना चाहिए? प्रदीप जी, वर्तमान समय में म्यूचुअल फंड रिटायरमेंट के लिए सबसे उपयुक्त साधन और संसाधन आपको प्रदान करता है। रिटायरमेंट की प्लानिंग में सदैव याद रखें कि जो सदियों से, दशकों से जो सरकार की पेंशन पॉलिसी चली आ रही थी वो 2004 में समाप्त हो गई। इसका एक बहुत बड़ा कारण यह है कि सरकार का जो पेंशन का बिल है वो सैलरी के बिल से भी बड़ा होने लगा था।
इसका कारण क्या है? एक बहुत महत्वपूर्ण बात आपसे कहता हूं कि आप देखिए कि जब हम आज़ाद हुए थे, हिंदुस्तान जब आज़ाद हुआ था, तो हिंदुस्तान की लाइफ एक्सपेक्टेंसी मात्र 35 वर्ष थी। आज वो 70 वर्ष हो गई है। आपकी उम्र बहुत बढ़ रही है और दुनिया में आप देख सकते हैं कि ब्याज दरें लगातार कम हो रही है। कुछ राष्ट्रों में शून्य हो गई है, कुछ राष्ट्रों में नेगेटिव हो गई है। सरकार भी अपने आप को शक्तिशाली नहीं मानती है कि जीवन भर गारंटीड पेंशन दे सके। ऐसे में जीवन के सारे जो निवेश हैं वो बाजार उन्मुख हो गए हैं, वो मार्केट से रिलेटेड हो गए हैं। और ऐसे समय में अगर आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना है जहां पर कि आपका हर गोल पूरा हो, म्यूचुअल फंड से उपयुक्त कोई भी निवेश नहीं है, क्योंकि म्यूचुअल फंड मार्केट को रेस्पॉन्ड करता है और बाजार और इकोनॉमी की जैसी स्थिति होती है उसके हिसाब से स्वयं को उपस्थित करता है, जैसा कि पिछले एपिसोड्स में हमने बात की थी। तो अगर आप रिटायरमेंट की प्लानिंग करना चाहते हैं तो म्यूचुअल फंड आपको सबसे अच्छा तरीका, सबसे अच्छा मौका और सबसे अच्छा सॉल्यूशन प्रदान करता है। जी हाँ कृष्ण जी, तो आप जो कह रहे हैं कि जो बाजारोन्मुख निवेश है यानी मार्केट लिंक्ड इन्वेस्टमेंट आपने किया है, इन्वेस्टमेंट आप कर रहे हैं एक लंबे समय के लिए, कई सालों के बाद या दशकों के बाद आपको ज़रूरत पड़ने वाली है इन पैसों की। और दिक्कत यह है कि चूंकि बाजार का जो रिटर्न है वो घटता बढ़ता रहता है, तो आप ये अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि आपको दरअसल कितना रिटर्न मिलेगा। जब इस तरह की कोई बड़ी क्राइसिस हो जाती है तो उस स्थिति में ये जो कैलकुलेशन है वो और भी गड़बड़ा जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में जो चीज़ हमारे कंट्रोल में, हमारे नियंत्रण में क्या है कि हम कितना पैसा बचाएंगे और कितना निवेश करेंगे हर महीने। तो इस समय ऐसे मौके पे, क्राइसिस के वक्त में क्या कहेंगे आप? जो प्लानिंग है हर महीने निवेश करने की, कोई एसआईपी कर रहे हैं, कोई भी निवेश कर रहे हैं, उसको बदस्तूर वैसे ही जारी रखें, बल्कि क्या ऐसी स्थिति में जबकि एनएवीज नीचे हैं, जब मार्केट नीचे हैं, तो उस निवेश को थोड़ा और बढ़ाने की कोशिश करें? अब बिल्कुल एक बात तो मैं कहना चाहता हूं प्रदीप जी कि शॉर्ट टर्म में जरूर ये तय नहीं कर सकते कि आपको रिटर्न क्या प्राप्त होगा, पर चाहे इक्विटी हो, चाहे डेट हो, चाहे शॉर्ट टर्म डेट हो, चाहे मीडियम टर्म डेट हो या लॉन्ग टर्म डेट हो, हर प्रकार के फाइनेंशियल निवेश में, इवन सोने के केस में भी, हर प्रकार के वित्तीय निवेश के अंदर एक मर्यादा होती है रिटर्न की, जो कि लॉन्ग टर्म में हमें प्राप्त होती है। तो रिटायरमेंट एक जीवन का सबसे बड़ा दीर्घकाल वाला इन्वेस्टमेंट है और यहां पर आसानी से गणना की जा सकती है कि आपको लगभग रिटर्न्स क्या मिलेंगे। तो वो समस्या रिटायरमेंट के मैनेजमेंट की तरफ उत्पन्न नहीं होती है या हमारे सामने नहीं आती है। दूसरा, कोविड के समय में बहुत से लोगों का ये मानना है कि उनकी जो इनकम है वो बहुत वॉलेटाइल हो गई है, किसी की इनकम कम हो गई है, किसी की इनकम बंद हो गई है, किसी को इनकम आधी अधूरी मिल रही है। ऐसे समय में अगर वो लगाम लगावें तो अपने खर्चों पर लगावें, अपने निवेश पर नहीं। यही वो समय है जहां पर निवेश जारी रहना चाहिए। तो मैं अपने दर्शकों से यह निवेदन जरूर करूंगा, यथासंभव कोशिश करें कि आपका निवेश चालू रहे, भले ही आपको अपने खर्चों के ऊपर थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज करना हो। बिल्कुल। शर्मा साहब, ये तो इस तरह की कोई घटना जो इस वक्त हो रही है उसके चलते एक शॉर्ट टर्म की अनिश्चितता है, लेकिन अगर आप देखें यूरोप या अमेरिका या ऐसे दूसरे देशों के अनुभव से क्या सीख लेकर हमारे निवेशक अभी से अपनी प्लानिंग कर सकते हैं? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्योंकि मानव जीवन के अंदर अगर जो सबसे बात जरूरी हम ये जानी है वो ये है कि आपको जरूरी नहीं कि आप भी उसी अनुभव से गुजरें, दूसरों के अनुभव से आप ये लाभ प्राप्त कर सकते हैं। ग्लोबल सिनेरियो की तरफ देख लें कि हमारे सामने एक चुनौती यह है कि हमारी उम्र बढ़ रही है। दूसरी चुनौती यह है कि कोविड ने हमें यह बताया है कि हम जिस भी प्रोफेशन में हैं, ये प्रोफेशन का जो उम्र है वो कम हो रही है। आप देखें कि जो व्यक्ति 55 साल का है वो 65 साल तक काम करना चाहता है और जो व्यक्ति 25 साल का है वो केवल 45 साल तक काम करना चाहता है। ये क्यों है? क्योंकि 25 साल वाला व्यक्ति जानता है कि उसके पास ऐसी स्किल्स नहीं रहेगी कि उम्र भर काम करना पड़ेगा, उसको जल्दी रिटायर होना पड़ेगा। और यही ग्लोबल सिनेरियो से हमें सीखना है। आप जिस किसी कारोबार में हैं, आप जिस किसी प्रोफेशन में हैं, आप जिस किसी नौकरी में हैं, विश्वास करें वो 60-70 साल तक चलने वाली नहीं है। आपका स्किल सेट बहुत जल्दी एब्सोल्यूट हो जाएगा, कोई दूसरा व्यक्ति आपको रिप्लेस कर देगा। ऐसे में जो आपके जीवन के सबसे महत्वपूर्ण वर्ष हैं, जब आप ज़्यादा कमाई करते हैं, उस वक्त आपको निवेश करके रिटायरमेंट सुनिश्चित करना है, क्योंकि एक आपकी उम्र बढ़ रही है, दूसरा ब्याज दरें भी कम हो रही है। जैसा विदेशों में हुआ, लंबे समय में हिंदुस्तान में भी ऐसा ही होगा। ये शिक्षा हम प्राप्त कर सकते हैं जब हम ग्लोबल सिनेरियो की तरफ देखते हैं। और ग्लोबल सिनेरियो की तरफ देख के हमें एक बात और समझ में आती है कि लॉन्ग टर्म तक आपका इन्वेस्टमेंट आपको हमेशा आपके खर्चों की पूर्ति करता रहे, इसके लिए म्यूचुअल फंड से बेहतर विकल्प भी आपके पास में नहीं है। तो ये आपने बहुत ही महत्वपूर्ण बात कही है, लेकिन ये थोड़ा सा डराने वाली भी है
कि अब आपको खुद से तय करना है कि आप कब रिटायर होंगे और उसके बाद की पूरी जिम्मेदारी भी आपकी है, आपके एम्प्लॉयर उसकी चिंता नहीं करेंगे। तो अब ये कैसे प्लान करें, लेकिन कैसे तय करें? पहली बात कि आप किस उम्र तक काम कर पाएंगे, कब आपका क्या गोल होना चाहिए, और जिस दिन आप रिटायर हो रहे हैं उस वक्त आपके पास कितनी बचत होनी चाहिए, ये तो बड़े उलझे हुए सवाल हैं। दो तीन बातें हैं जो कि आपको तय करनी होगी, परिवार के साथ बैठ के निर्णय भी करना होगा और थोड़ा आकलन करना होगा, थोड़ी गणना करनी होगी। पहली, जो व्यक्ति 20 साल, 25 साल, 30 साल, 35 साल का व्यक्ति है, उसके साथ में सबसे अच्छी बात यह है, मेरा ये मानना है कि वो सबसे धनी व्यक्ति है, क्योंकि उसके पास जीवन का सबसे कीमती सरमाया समय उसके पास में है। तो जो व्यक्ति 25 साल, 30 साल, 35 साल का है, उसको घबराने की ज़रूरत नहीं है। उनके पास समय बहुत बड़ा है और निवेश की सबसे बड़ी शक्ति है कंपाउंडिंग। तो अगर वो लगातार निवेश करते हैं, रिटायरमेंट को लक्ष्य बनाते हैं, जीवन के बाकी लक्ष्यों के साथ रिटायरमेंट को भी लक्ष्य बनाते हैं और आकलन और गणना करते हैं कि उनका खर्चा कितना है, उनका जीवन स्तर कैसा है, उनकी लाइफस्टाइल कैसी है, और वही लाइफस्टाइल अगर वो मेंटेन करना चाहते हैं तो 5% या 6% इन्फ्लेशन को जोड़ते हुए 60 वर्ष की अवस्था के पश्चात उनको हर महीने या हर साल कितने पैसों खर्च करने की ज़रूरत होगी, एक फाइनेंशियल प्लानर आसानी से उनकी ये बात समझने में मदद कर सकता है। तो उनको करना क्या है कि उनके पास समय है और वो इक्विटीज़ में निवेश कर सकते हैं। देखा यह गया है इतिहास में कि जैसे जैसे ब्याज दरें कम होती है वैसे वैसे एसेट वैल्यूएशन बढ़ता है और इक्विटीज़ की रिटर्न देने की क्षमताएं बढ़ती चली जाती है। तो समय होने की वजह से, इक्विटीज़ एक लॉन्ग टर्म एसेट होने की वजह से उनके पास एक बहुत उपयुक्त एसेट एलोकेशन उपलब्ध है, जिसके ज़रिए वो अपने रिटायरमेंट के सरमाए का आसानी से निर्माण कर सकते हैं। ज़रूरत इस बात की है कि वो इसके लिए स्वयं को प्रस्तुत करें। और एक बात प्रदीप जी मैं आपसे और कहना चाहता हूं, और जो बहुत ज़रूरी है, कि टेक्नोलॉजी डिसरप्शंस इतने ज़्यादा हैं कि अगर आप अपना स्किल सेट को इम्प्रोवाइज़ नहीं करेंगे, आप अपने स्किल सेट में इजाफा नहीं करेंगे, तो ये बात तय है कि बहुत लंबे समय तक एक ही सब जगह पे काम करना हमारे लिए लगभग नामुमकिन हो जाएगा। ये भी तय है। आपने मान लीजिए ये तय कर लिया कि आप इतने पैसे लगातार बचाएंगे और आपका एक सर्टेन फंड कुछ सालों में बनेगा, लेकिन ये प्रेडिक्ट करना बहुत मुश्किल है कि आपके खर्चे उस वक्त तक कितने बढ़ जाएंगे। दूसरी बात, जो आप निवेश कर रहे हैं उस निवेश पे आपको इन सालों में कितना रिटर्न मिलेगा, और रिटायरमेंट के बाद के सालों में भी लगातार जब तक आप रहेंगे तब तक आपको कितना रिटर्न इस निवेश पे मिलता रहेगा। ये दोनों हिसाब लगाना बड़ा मुश्किल है। तो ऐसे में म्यूचुअल फंड इसमें कितनी मदद कर सकते हैं? ये बहुत बेहतरीन सवाल है प्रदीप जी। एक बात तो समझने की ज़रूरत दर्शकों को, निवेशकों को ये है कि पहले वो समझें कि रिटर्न कहाँ से आता है। रिटर्न कहाँ से आता है? देखिए, समाज में जो रिटर्न बनता है ये वैल्यू एडिशन से आता है, और वैल्यू एडिशन उत्पादन करके होता है। आपके पास पानी है, आप पानी लेके आते हैं, शक्कर लेके आते हैं, चाय पत्ती लेके आते हैं, स्टोव लेके आते हैं, पानी को उबालते हैं, दूध मिलाते हैं, चाय बनाते हैं, और चाय का कप 35 रुपये में बिकता है। यह वैल्यू एडिशन है, और इस 35 रुपये में 15 रुपये का मुनाफा होता है। जब भी समाज वैल्यू एडिशन करता है तो पैसे का सृजन होता है, धन का सृजन होता है, और धन के सृजन में जो सबसे बड़ा हिस्सा होता है वो मुनाफे का होता है। मुनाफे का इसलिए होता है क्योंकि एंटरप्रेन्योर होता है वही लैंड, लेबर और वेजेस को इकट्ठा करते हुए, लैंड, लेबर और कैपिटल को इकट्ठा करते हुए जोखिम उठाता है और समाज में उत्पादन करता है। इसलिए इस जोखिम का सबसे बड़ा हिस्सा एंटरप्रेन्योर को जाता है, और एंटरप्रेन्योर बिजनेस का मालिक होता है। तो किसी भी समाज में, किसी भी काल में, दुनिया में कहीं पर भी, हर राष्ट्र में जो सर्वाधिक धन का निर्माण होता है वो हमेशा बिजनेस में होता है, और म्यूचुअल फंड इसी बिजनेस का मालिकाना हक जरिए इक्विटी इन्वेस्टमेंट आपके पास में लेके आता है। हमारे पास इस बात के पर्याप्त सबूत हैं कि अगर आपके पास 15-20 साल का समय है, 30 साल का समय है, तो इक्विटीज़ आपको बहुत ज़्यादा रिटर्न देती है। न केवल रिटर्न देती है बल्कि धन का अनुपम निर्माण भी करती है। तो मुझे नहीं लगता है कि अगर आपके पास समय है तो अनिश्चितताएं हैं। आपके पास सिर्फ विश्वास होना चाहिए, आपके पास बचत होनी चाहिए, और आपके पास लगातार निवेश करने का अनुशासन होना चाहिए। ये 3 बातें अगर आपने कर ली, बिना आसपास के शोर से दबाव में आए, और आप लॉन्ग टर्म एसेट इन्वेस्टर हो गए जो एसेट एलोकेशन का पालन करता है, तो म्यूचुअल फंड आपको कभी निराश नहीं करेंगे। ये बहुत विश्वास के साथ प्रदीप जी मैं आपसे कह सकता हूं। जी, तो चूंकि ये जो निवेश आप रिटायरमेंट के लिए कर रहे हैं वो लंबी अवधि के लिए है, तो जाहिर है कि
इस निवेश का पूरा जो हिस्सा है वो प्योर इक्विटी फंड में, बल्कि मुमकिन हो तो मिड कैप में निवेश करने वाले इक्विटी फंड्स में किया जाए, ताकि लंबी अवधि में ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न मिले, क्योंकि आप तो लंबा रिस्क ले सकते हैं। आप एक बड़ा हिस्सा उसका लॉन्ग टर्म इक्विटी इन्वेस्टमेंट में आसानी से कर सकते हैं, जहां पर मिड कैप और स्मॉल कैप जैसा भी दृष्टिकोण आप अपना सकते हैं। पर मैं ये निवेदन करूंगा कि फंड मैनेजर एक एक्सपर्ट व्यक्ति होता है म्यूचुअल फंड में, उसको मैंडेट आप दीजिए कि जिस भी कैपिटलाइजेशन में या जिस भी सेक्टर में वो जाना चाहे उसको आज़ादी दीजिए। जो आप मल्टी कैप फंड या डाइवर्सिफाइड इक्विटी फंड में निवेश करें वो सबसे उपयुक्त निर्णय होगा। जी, तो चलिए, आपने इतनी सारी बातें आसान कर दी, इतनी सारी बातें बता दी, तो अब ये बताइए कि अगर कोई निवेशक आपके पास आता है और वो कहता है कि आप मुझे बताइए कि मैं कितना कितना निवेश किस किस तरह की स्कीम में करूं, तो क्या आप उसको ऐसा एक प्लान बना कर दे सकते हैं? बहुत बहुत आसानी से हम ये कर सकते हैं। आप परिवार के साथ बैठें और सबसे पहले तो जो आपने बचत की है उस बचत के सामने लिखिए आपने बचत क्यों की है। पर्पस मालूम होना चाहिए। पर्पस मेक्स लाइफ सक्सेसफुल। जिसके जीवन में पर्पस होता है वो कामयाब होता है। तो उसको आप कागज पे लिखें कि ये सेविंग्स आपने क्यों की है। इस सेविंग्स का जो हिस्सा आप अगले 1, 2, 3, 4, 5 सालों में खर्च करने वाले हैं वो उसके हिसाब से फंड आप तलाश करें, उस पर निवेश करें। और जो रिटायरमेंट के लिए पैसा आपने अलग से रख दिया है उसके सामने 15, 20 साल, 25 साल का समय आपके पास में है और वो पूरा का पूरा पैसा आप इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स के अंदर आसानी से निवेश कर सकते हैं। डाइवर्सिफाइड इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स में निवेश कर सकते हैं और किन फंड्स में निवेश करना है या तो आप खुद तय कर सकते हैं, पर अच्छा ये होगा कि आप एक अपने लिए फाइनेंशियल एडवाइजर नियुक्त करें जो आपको पहचानता है, जो जीवन भर आपके साथ में रहता है। वो आपके बिहाफ में आपके टेम्परामेंट को ध्यान में रखते हुए आपको मदद कर सकता है कि कौन से फंड्स में किस तरह से आपको निवेश करना चाहिए। तो मैं फिर निवेदन यही करूंगा कि आपको एसेट्स में जब आप इन्वेस्टमेंट्स करते हैं तो जिस एसेट के पास बिजनेस की ओनरशिप होती है लॉन्ग टर्म में वही विजय होता है, क्योंकि जीवन में वैल्यू एडिशन तो वही करता है, समाज को और आर्थिक जगत को तो वही चलाता है और इसलिए हमें घबराने की जरूरत नहीं है। तो जब आप कैलकुलेशन कर रहे हैं तो उस समय आपको एक तो कुछ अंदाजा होना चाहिए, कोई एजम्पशन आप मानकर चलेंगे कि इतना रिटर्न मुझे मिलेगा, तभी आप गिनती कर पाएंगे कि आपको आज कितने पैसे बचाने होंगे ताकि आप अपने गोल्स तक पहुंच सके और आप आराम से अपनी रिटायर्ड जिंदगी जी सकें। तो वो एक रैशनल एक्सपेक्टेशन क्या होनी चाहिए? हाँ, ये बहुत ही अच्छा सवाल है और इसका सटीक आकलन करना तो लगभग नामुमकिन है क्योंकि हम फ्यूचर से डील कर रहे हैं। लेकिन एक तरीका है जिसको आप बोलते हैं फ्यूचर कैश फ्लोज या जो इंट्रिंसिक वैल्यू को पता करने का तरीका होता है। मैं टेक्निकल नहीं होना चाहता हूं, पर करीब करीब आप हमेशा अगले 5 साल क्या होने वाला है इसका एक अनुमान लगा सकते हैं और 5 साल के बाद क्या होगा इसका अनुमान आप नहीं लगा सकते हैं। तो आप क्या कर सकते हैं, एक मर्यादित फोरकास्टिंग कर सकते हैं। और वो मर्यादित फोरकास्टिंग क्या है? अगर आप मेरे से पूछेंगे कि अगले 5 साल में इक्विटी में रिटर्न क्या आएगा, तो उसको जानने के 2 तरीके हैं कि पिछले 5 साल में रिटर्न क्या आया। कैसे समझेंगे इस बात को? आपके पास में एक जीडीपी ग्रोथ होती है। जीडीपी ग्रोथ का मतलब है कि पूरे समाज की आमदनी कितनी बढ़ी, देश की आमदनी कितनी बढ़ी। आमदनी बढ़ती है तभी आप खर्चे करते हैं, खर्चे करने पर ही कंपनियों का माल बिकता है, कंपनियों के माल बिकने पर ही उनको मुनाफा होता है। तो इसका सीधा सीधा लॉन्ग टर्म कोरिलेशन है, शॉर्ट टर्म कोरिलेशन नहीं है, लॉन्ग टर्म कोरिलेशन है कि जितनी जीडीपी ग्रोथ रेट होगी, जो जीडीपी ग्रोथ रेट आपके पास में आती है वो होती है रियल जीडीपी ग्रोथ रेट प्लस इन्फ्लेशन। यह आपके पास हो गया नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ रेट। इतिहास इस बात का गवाही देता है प्रदीप जी कि किसी भी देश में लॉन्ग टर्म के अंदर जो नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ रेट होती है वही आपके जो प्राइम इंडेक्स है सेंसेक्स या निफ्टी उसकी ग्रोथ रेट होती है या अर्निंग पर शेयर की ग्रोथ रेट होती है। तो अगर कोई ये जानना चाहता है कि अगले 5 साल तक उसके इक्विटी इन्वेस्टमेंट में क्या मुनाफा आएगा, वो पिछले 5 साल देखे और अगले 5 साल देखे। मान लीजिए पिछले 5 साल की नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ रेट 15% है और पिछले 5 साल की इक्विटी ग्रोथ रेट 10% है, तो गैप हो गया -5%। अगले 5 साल की नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ रेट 10% रहती है, तो आपकी इक्विटी की ग्रोथ रेट 10% नहीं होगी, वो 10% प्लस जो पिछले 5 साल का -5% है वो जुड़ जाएगा और 15% होगी और 10 साल की जीडीपी ग्रोथ रेट और इक्विटी या ईपीएस ग्रोथ रेट दोनों बराबर हो जाएंगी। इस तरह से आप आकलन कर सकते हैं। तो बहुत छोटा अगर मैं बात कहूं तो सिंपल ये है कि आपको इक्विटी में रिटर्न क्या आएगा, जो आपकी नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ रेट है। और एक बात बहुत विश्वास और दावे के साथ मैं आपसे कहता हूं प्रदीप जी, हिंदुस्तान के 90% लोगों के पोर्टफोलियो का रिटर्न हमेशा हिंदुस्तान की नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ रेट के रिटर्न से कम होता है।
मैं ये बात दोहराता हूं और ये बात आपको बताएगी कि आप कितने कामयाब निवेशक हैं। ज़्यादातर निवेशकों के पोर्टफोलियो का रिटर्न, और इस पोर्टफोलियो में मैं ज़मीन, जायदाद, सोना, म्यूचुअल फंड, एफडीज, पोस्ट ऑफिस सब शामिल कर रहा हूं, इस पूरे पोर्टफोलियो का रिटर्न जो है वो हिंदुस्तान के नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ रेट से कम है। अगर एक इन्वेस्टर के रूप में आप हिंदुस्तान के नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ रेट को हरा रहे हैं तो यकीन मानिए तभी आप अच्छे इन्वेस्टर हैं, नहीं तो आप बिलो एवरेज इन्वेस्टर हैं। और इसके लिए क्या करना होगा? इसके लिए बहुत सिंपल सी बात है कि आप समझिए कि ग्रोथ रेट्स कहां से आती है। ग्रोथ रेट्स हमेशा आपके खर्चों से आती है, क्योंकि एक का खर्चा दूसरी की आमदनी होती है, राइट। और इस खर्चे में जो सबसे बड़ा हिस्सा होता है मुनाफे का होता है। किसी भी देश में इन्वेस्टर अपने आप को एक अच्छा इन्वेस्टर तब तक नहीं बना सकता जब तक कि वो इक्विटीज में लॉन्ग टर्म के लिए एडिक्वेट एक्सपोजर न ले। इक्विटी में निवेश नहीं करना लॉन्ग टर्म में खतरा साबित होता है। हम इसको उल्टा मानते हैं कि इक्विटी में निवेश करना खतरनाक है। तो आज रिटायरमेंट प्लानिंग की इस चर्चा के साथ ही कृष्ण शर्मा साहब के साथ हमारा ये सफर पूरा होता है। पिछले 4 एपिसोड्स में हमने वित्तीय निवेश से जुड़े हुए हर एक पहलू पर चर्चा की और शर्मा साहब ने आपको तमाम सवालों के जवाब दिए जो भी आपके मन में उठ रहे होंगे। हमें पूरी उम्मीद है कि HDFC म्यूचुअल फंड और CNBC आवास के बीच हमने ये जो 4 एपिसोड की पूरी श्रृंखला तैयार की, इसको देखकर और इसके जरिए निवेश की चीजों को समझकर, निवेश की बारीकियों को समझकर दरअसल आप क्राइसिस को, आप संकट को एक अवसर में बदल पाएंगे और इसका फायदा उठाकर अपने निवेश पर बेहतर रिटर्न हासिल कर पाएंगे, अपने लक्ष्य को वक्त से पहले हासिल कर पाएंगे। यह हमारी पूरी कोशिश थी। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। नमस्कार। निवेशक जागरूकता के अंतर्गत HDFC म्यूचुअल फंड ने एक नया ऐप MF Bytes लॉन्च किया है। MF Bytes के जरिए आप म्यूचुअल फंड से जुड़ी विभिन्न जानकारियां प्राप्त कर सकते हैं और सबसे खास बात यह है कि अंग्रेजी के साथ साथ ये हिंदी में भी उपलब्ध है। आप सभी इस ऐप को आज ही डाउनलोड करें और म्यूचुअल फंड के विभिन्न कॉन्सेप्ट, विभिन्न अवधारणाओं की समझ सुगमता से प्राप्त करें। धन्यवाद। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार के जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। Focus, ideate, innovate, enable.